Hello everybody, welcome to Anthropology Day 9th and welcome to the anthropological theories. We have already dealt with the cultural personality school. तो हमारी जो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. ठीक है, तो हम जो इस लेक्चर के अंदर विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द न्यू एवोल्यूशनिज्म. ठीक है, 19th सेंचुरी का एवोल्यूशनिज्म या फिर क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से हमने शुरू किया था. तो हमें देखने को मिलता है कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो है वो ये बताता है कि आपके पास जो कल्चर्स हैं आपकी वो इवॉल्व करती हैं. तो वो कुछ इंटरनल डिटर्मिनेंट्स उन्होंने दिए थे, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी कि जिसकी कारण जो है वो आपके पास जो आपकी कल्चर्स हैं वो इंटरनली इवॉल्व करती हैं. तो लेकिन देयर वर मैनी क्रिटिसिजम्स. पहली चीज़ थी कि साइकोलॉजिकल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का एक अजीब सा कंसेप्ट जो था वो उन्होंने दे दिया था. तो आपके पास जो यूनिकनेस ऑफ कल्चर जो है वो आपके पास साइकोलॉजिकल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर बता दिया. फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो फील्ड वर्क जो है वो नहीं किए गए. तो आपके पास ये दो जो है वो मेजर उनकी खामियां थी. इन दो मेजर खामियों के ऊपर जो है वो आपके पास नियो एवोल्यूशनिज्म जो है वो आपके पास बनता है. तो नियो एवोल्यूशनिज्म जो है वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को जो है वो खारिज करता है और एक फील्ड वर्क ट्रेडिशन के तहत जो है ये स्कूल जो है वो बनाया गया है. ठीक है, यानी कि ये जो है वो एग्जॉस्टिव फील्ड वर्क जो है वो करता है. प्रॉपर इस न्यू एवोल्यूशनिस्ट के पास प्रॉपर जो है वो आपके पास फैक्ट्स हैं, प्रॉपर जो है वो उनके पास एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं. वो एम्पिरिकल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, फिर जाके वो जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो एक सही वे में जो है वो देते हैं. सही वे का मतलब ये नहीं है कि इनके जो है वो आपके पास कोई क्या कह लो कि इनके जो है वो आपके पास कोई जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं है. क्रिटिसिज्म जो है वो इनके भी हैं. ठीक है, बट आपके पास एक सही वे से इन्होंने जो है वो एवोल्यूशन को जो है समझाने की कोशिश की है. ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास अलग अलग स्कूल्स मिलेंगे. तो एक यूनिवर्सल एवोल्यूशन का स्कूल मिलेगा, एक मल्टी लीनियर एवोल्यूशन का स्कूल मिलेगा, तो फिर आपके पास जो है वो कंक्लूडिंग स्कूल मिलेगा, जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन का स्कूल मिलेगा. ठीक है, तो आपके पास अलग अलग स्कूल जो हैं वो इनके अंदर मिलते हैं. इनका भी कोई एक मत नहीं है कि एवोल्यूशन जो है वो यूनिलीनियल वे से हुआ, या फिर कोई जो है वो आपके पास साइकिक यूनिटी ऑफ मैन, कुछ आपके पास ऐसा जो है वो इनका भी कॉमन कोई मत नहीं है. लेकिन इन्होंने प्रॉपर जो है वो फील्ड वर्क किया है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा जो है वो एक्सेप्टेंस मिला है. आपके पास जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का स्कूल है उसको तो जो है वो पूरी तरह से रिजेक्शन मिला हुआ है. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके जो है वो स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए. स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये जो कोर्स है वो जो है मिल जाएगा. सो आप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर जाइए, इसको क्लिक कीजिए एंड आप जो है वो इसके अंदर एक रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए और रिसोर्स सेक्शन में जो है वो आपको जो इसकी पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी. अगर आप आंसर चेक करवाना चाहते हैं, आंसर लिखना चाहते हैं, यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड परचेज द कोर्स. तो आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो. पहले हम जो है वो इनकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरह से जो है वो सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं. पहला जो आपके पास थीम निकल के सामने आता है वो ऑब्वियस है कंसेप्ट्स के ऊपर. कंसेप्ट्स के ऊपर न्यू एवोल्यूशनिस्ट ने जो अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं उनके ऊपर जो है वो आपसे सवाल जो है वो अक्सर पूछे ही जाते हैं. फॉर एग्जांपल जीवी चाइल्ड का कंसेप्ट, जीवी चाइल्ड की जो कल्चरल थ्योरी है उसको आपने समझाना है. और जीवी चाइल्ड का जो आपके पास उन्होंने जो कंसेप्ट दिए हैं उनको जो है अप्रोच जो दी है उन्होंने, गॉर्डन चाइल्ड ने जो अप्रोच दी है उसको जो है आपको लिखना होगा इसके अंदर. ठीक है, सो पहला है जैसे कंसेप्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मेंट बाय द कल्चरल इकोलॉजी. कल्चरल इकोलॉजी से आपका क्या भाव है. ठीक है, अगेन इट इज़ ओन अ कंसेप्ट. इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आपके पास लेस्ली वाइट ने क्या कंसेप्ट दिया है, आपके पास जो है वो स्टीवर्ट ने क्या कंसेप्ट दिया है. ठीक है, आप तो इन कंसेप्ट्स के बारे में जो है वो
चाइल्ड ने क्या कंसेप्ट दिया है। तो इन कंसेप्ट के बारे में आपको जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला है जो क्वेश्चन है कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपके पास थीम जो है वो आपके पास एक पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, उसकी थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है जीवी चाइल्ड की थ्योरी ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन को आप समझाइए। ठीक है, न्यू एवोल्यूशनिज्म के स्कूल को आप समझाइए, न्यू एवोल्यूशनिज्म के स्कूल को समझाइए, न्यू एवोल्यूशनिज्म के स्कूल को समझाइए, लेस्ली वाइट की अप्रोच को समझाइए। ठीक है, तो बेसिक दूसरा जो है वो आपको अप्रोचेस को मद्देनज़र रखना है कि कैसे इन्होंने अपनी अप्रोच बनाई है, इनकी मेथडोलॉजी क्या है, और आपके पास इनकी मेथडोलॉजी के साथ साथ इनका वर्क के रिजल्ट्स का क्या है, इनका वर्क कहाँ पे हुआ है और इनके वर्क के रिजल्ट्स जो है वो आपके पास क्या है। ठीक है, कल्चरल इकोलॉजी आ गई, एवेलुएट द जूलियन स्टीवर्ट पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच। पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच यहाँ पे क्यों लिखा गया है इसके बारे में भी हम आगे चल के जो है वो बात करेंगे, क्योंकि इनका ज़्यादा ध्यान जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, फिर हाउ डू द डिफरेंट अप्रोचेज, इनकी कैसे जो है वो डिफ़र करती हैं 19th सेंचुरी एवोल्यूशनिस्ट से। ठीक है, जो तीसरा जो है वो आपके पास जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म वर्सेस न्यू एवोल्यूशनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो आपके पास जो है वो तीन जो है वो आपके पास थीम्स जो हैं वो यहाँ से आप जो है वो निकाल सकते हैं। पहली दोबारा फिर से जो है वो बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आप जो है वो रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। थीम्स को दिमाग के अंदर रखना कि अपना जो आपके पास कंटेंट है उसको किस तरह से सिस्टमेटिकली जो है वो अरेंज करना है। पहला जो है वो आपके पास कंसेप्ट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कल्चरल इकोलॉजी का कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे आपके पास जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, लेस्ली वाइट का अलग कंसेप्ट है जो उन्होंने कंसेप्ट दिए हैं, आपके पास जो स्टीवर्ट हैं उन्होंने अलग कंसेप्ट दिए हैं, चाइल्ड ने अलग कंसेप्ट दिए हैं। तो इनके जो कंसेप्ट्स हैं उनको जो है वो आपने समझना है। जैसे आपके पास जो है वो कल्चरल इकोलॉजी का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, फिर जो दूसरा है थीम, उसके अंदर जो है वो आपको हर एक की जो थ्योरी है, थ्योरी का मतलब क्या है कि हर एक की जो मेथडोलॉजी है उसको आपने प्रॉपरली जो है वो मद्देनज़र रखना है। ठीक है, किसी की डार्विनियन अप्रोच है, किसी की आपके पास पर्टिकुलरिस्टिक अप्रोच है, तो इन चीज़ों को जो है वो आपने ध्यान में जो है वो रखना है। फिर आपके पास जो तीसरा थीम जो आता है वो आता है डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म वर्सेस नियो एवोल्यूशनिज्म। तो एक डिफरेंस का जो है वो आपसे जो है थीम जो है वो पूछा जाता है। अब बात आती है न्यू एवोल्यूशनिज्म की। ठीक है, तो न्यू एवोल्यूशनिज्म में जैसे कि मैंने बताया कि तीन आपके पास जो है स्कूल्स है। पहला जो है वो है मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म। मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म इसके प्रोपोनेंट हैं जूलियन एच स्टीवर्ट। और फिर जो है वो आपके पास यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म, इसके आपके पास प्रोपोनेंट है चाइल्ड और वाइट। ठीक है, जीवी चाइल्ड और लेस्ली वाइट। फिर आपके पास आता है स्पेसिफिक एवोल्यूशन। स्पेसिफिक एवोल्यूशन के जो आपके पास प्रोपोनेंट हैं वो है साहलिन और सर्विस। पहले हम जो है वो मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जूलियन एच स्टीवर्ट। तो जूलियन एच स्टीवर्ट ने अपनी जो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज 1955 के अंदर अपना ये जो किताब है, अपना जो काम है वो इन्होंने लिखा। सो उन्होंने कहा दैट नॉट एवरी कल्चर इट हैज़ वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि हर एक कल्चर जो है वो एक ही प्रोसेस से जो है वो नहीं होकर गुजरी। हर एक कल्चर का अपना अपना वे है, हर एक कल्चर की अपनी अपनी लाइन है जिसमें वो जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम पड़ जाता है मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म, कि आपके पास लेट से देयर इज़ कल्चर वन का अपना वे हो सकता है अपना एवोल्यूशन करने का। कल्चर 2 का जो है वो अपना वे हो सकता है, कल्चर 3 का अपना, कल्चर 4 का अपना, कल्चर 5 का अपना। सो दिस इज़ मल्टीलिनियल एवोल्यूशनिज्म। ठीक है, आगे चल के हम इस अप्रोच को और करेंगे तो आपको जो चीज़ें जो हैं वो और समझ में आ जाएंगी।
इसकी जो मेथडोलॉजी जो है, यहाँ से चीज़ें जो है, इनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो उनकी मेथडोलॉजी से जो है वो पता चलता है। इन्होंने जो अप्रोच अपनाई वो थी कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच। कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि आपकी जो कल्चर है और आपकी जो इकोलॉजी है वो एक विरोधाभास में जो है वो अटकी हुई है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस कि आपने जो है फैक्ट्रीज लगाई, ठीक है, फैक्ट्रीज ने क्या किया, इन्वायरमेंट को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया। तो आपकी फैक्ट्रीज, आपने फैक्ट्रीज लगाई, फैक्ट्रीज किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। आपने फैक्ट्रीज लगाई, फैक्ट्रीज ने क्या किया, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया। अब आपने इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन देखा, आपके पास फ्लड्स आने स्टार्ट हो गए, आपके जो है वो फेफड़े ख़राब होने स्टार्ट हो गए। तो हमने क्या किया, फैक्ट्रीज़ को अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए कह दिया, उसमें जो है वो कुछ फिल्टर सिस्टम्स वगैरह लगा दिए। ठीक है, देखो कल्चर में एक चेंज आया, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया। इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से आपको हानि होनी स्टार्ट हुई, तो आपने जो है वो कल्चर में चेंज कर दिया। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से दोनों चीज़ें जो हैं वो डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले में जो है वो फंसी होती हैं, फीडबैक लूप के अंदर जो है वो फंसी होती हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, इन्वायरमेंट और जो कल्चर है दे आर नॉट सेपरेट स्फीयर्स, वो सेपरेट स्फीयर्स नहीं है, वो डायलैक्ट्रिक इंटरफेस के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो आपके पास जो है गोल जो है वो एक कल्चरल इकोलॉजिस्ट का वो ये है कि वो एक अपना डेटा कलेक्ट करे, उसको एनालाइज करे और फिर जो है वो चीज़ों को अलग अलग जो कल्चरल फीचर्स जो हैं जो चेंज हो रहे हैं उनको जो है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करे। ठीक है, वो कहते हैं कि कल्चरल इकोलॉजिस्ट को ये 4 तरह का डेटा जो है वो आपके पास कलेक्ट करना चाहिए। पहला डेटा जो है वो कल्चरल फीचर्स का डेटा, दूसरा है कॉजैलिटी का डेटा, ठीक है, तीसरा है आपके पास जो है वो सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा, और चौथा है कल्चरल टाइप्स का डेटा। ये 4 तरह का डेटा जो है वो एक आपके पास जो कल्चरल इकोलॉजिस्ट है उसको कलेक्ट करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला है आपके पास आ जाते हैं कोर फीचर्स। कोर फीचर्स के अंदर कौन आ जाता है, कोर फीचर के अंदर आपके पास आती है टेक्नोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर कहाँ पे होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर आपकी फैमिली के अंदर होती है। तो बेसिकली आपकी जो फैमिली है, आपकी जो डिवीज़न ऑफ लेबर है और आपकी टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो चीज़ें इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रही हैं वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी, वो कोर फीचर के अंदर आ जाएंगी। जो इन्वायरमेंट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, जो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, वो कोर फीचर के अंदर आ जाती हैं। यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है और आपकी जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर आ जाती है। फिर उसके बाद आती है कल्चरल कॉजैलिटी। कल्चरल कॉजैलिटी का मतलब क्या है कि आपके पास उस टेक्नोलॉजी को बनाने के कॉजेशन फैक्टर्स क्या है। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को बनाने के फैक्टर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से देयर आर 2 कल्चर्स, 2 कल्चर्स हैं, कल्चर ए एंड कल्चर बी। दोनों जो है वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, दोनों कल्चर जो है वो आपके पास हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि दोनों कल्चर्स हंटिंग गैदरिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग दोनों कल्चर्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दोनों के अंदर जो है जो इन्वायरमेंट है वो आपके पास बहुत हार्श है और इन्वायरमेंट की वजह से वो डेवलप नहीं हो पाए। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो क्या आ गया, वो आपके पास जो है वो एक कॉजैलिटी का फीचर आ गया। या फिर ये जो आपके पास कल्चर्स हैं दे आर वेरी आइसोलेटेड, तो बाहर से कहीं से भी जो है डिफ्यूजन नहीं हो पाया, इन्वायरमेंट हार्श है, बहुत आइसोलेटेड है, डिफ्यूजन नहीं हो पाया। तो ये जो है दोनों कल्चर जो है दोनों के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो हंटिंग गैदरिंग टेक्नोलॉजी है, सिंपल टेक्नोलॉजी है। सॉरी, देन आपके पास द लेवल ऑफ द सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेवल। So in the term of the socio-political integration, also different stages of the culture should maintain the same level of adjustment. ठीक है, सोशो पोलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग स्टेजेस में जो है वो आपका सोशो पोलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप अब जो है वो आपके पास जो है हंटिंग गैदरिंग है, हंटिंग गैदरिंग के अंदर जो है वो आपके पास कोई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है।
फिर उसके बाद जो लेट से आपके पास जो है वो बिग बैन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बननी स्टार्ट हो जाती है। फिर लेट से आपके पास कुछ चीफडम बननी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर लेट से आपके पास जो है कन्फेडरेशंस वो जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर लेट से जो है वो कन्फेडरेशंस के बाद जो है वो कोई और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन बननी स्टार्ट हो जाती है। सो हर एक कल्चर का आपको जो है वो ये डेटा जो है वो आपको कलेक्ट करना है कि आपके पास हर एक कल्चर हर एक लेवल के ऊपर जो है वो सिमिलर कल्चरल एडजस्टमेंट जो है वो शो करे। फिर आपके पास जो ये सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर शो कर रही हैं वो जो है वो आपके पास एक कल्चरल टाइप है, जो नहीं शो कर रही हैं वो जो है वो आपके पास दूसरा कल्चरल टाइप है। ठीक है, सो ये है आपके पास इलस्ट्रेशन। दिस इज़ द इलस्ट्रेशन जो कि उन्होंने सिविलाइजेशंस को स्टडी किया। एक पेरू थी, मीज़ो अमेरिकन थी, मेसोपोटामियन थी, इजिप्शियन थी, चाइनीज़ थी। ठीक है, इन सिविलाइजेशंस को जो है वो उन्होंने जो है वो स्टडी किया है। सो उन्होंने देखा कि पेरुवियन सिविलाइजेशन, मीज़ो अमेरिकन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर ऑल आइसोलेटेड। ये जो है वो आपके पास जो इनकी डेवलपमेंट हुई है, जो इनका ओरिजिन हुआ है, जो इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी ओरिजिन के अंदर जो इनके अंदर टेक्नोलॉजी आई है वो जो है वो आपके पास हंटिंग गैदरिंग थी, बिकॉज दे वर आइसोलेटेड। ये जो चारों की चारों सिविलाइजेशन थी वो आइसोलेटेड थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इनका जो है वो सिमिलर तरह का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, जो इनका जो डेवलपमेंट है वो सिमिलर तरह का हुआ है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सिमिलर जो है वो हुआ है। ठीक है, पहले जो है ये आपके पास हंटिंग गैदरिंग थे, फिर जो है वो आपके पास ये एग्रीकल्चरिस्ट बनना शुरू हो गए। एग्रीकल्चरिस्ट अब क्यों बने, इसके अंदर कॉजेलिटी क्या था? इन पांचों के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो फर्टाइल लैंड जो है वो पाई जाती है। चाइनीज़ के अंदर भी जो है वो फर्टाइल लैंड मिली, ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर जहाँ पे सिविलाइजेशन बनी। इजिप्ट के अंदर नाइल के अराउंड थी, आपके पास अगेन मेसोपोटामियंस थी, मीज़ो अमेरिकन्स में भी फर्टाइल लैंड थी, पेरुवियंस के अंदर भी फर्टाइल लैंड थी। तो ये जो है वो आपके पास एग्रीकल्चरिस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इनके अंदर बननी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद इनके अंदर जो थे आपके पास छोटे छोटे सरदारों का डेवलपमेंट जो है, यानी कि एक जो रीजनल डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो गया। फिर आपके पास जो है वो इनके अंदर एक फॉर्मेटिव पीरियड आया। फिर आपके पास इनके अंदर जो है वो एक कॉन्क्वेस्ट का पीरियड आया। ठीक है, और आपके पास इनके जो कॉजेशंस हैं दे आर अगेन सिमिलर। ठीक है, कॉजेशन रीजनल डेवलपमेंट का कॉजेशन क्या है कि आपके पास जो फर्टाइल लैंड थी इट वाज इन पैचेस, पैचेस के अंदर फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, तो पैचेस के अंदर फर्टाइल लैंड होने से और आपके पास थोड़ी सी जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी आइसोलेटेड होने से क्या हुआ कि छोटे छोटे रीजन्स में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। इसी के साथ जो है वो आपके पास फॉर्मलिस्ट पीरियड आया, और फिर जो है वो इन लोगों ने प्रॉपर जो है वो टेक्नोलॉजी, प्रॉपर जो है वो फूड अकोमोडेट कर लिया, और इन लोगों ने जो है एक दूसरे को रेड करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इन सब का आइसोलेशन के अंदर डेवलपमेंट हुआ था। तो पांचों के अंदर जो है वो आपके पास कॉजेलिटी फीचर जो है वो आपके पास अगेन दे आर सेम। यहाँ पे कॉजेलिटी फीचर्स जो हैं वो भी सेम है, और आपके पास जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो भी जो है वो सेम है, इट इज़ ऑल्सो सेम। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ ऑल्सो सेम। तीसरी चीज़ क्या थी? आपके पास पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का होना। ठीक है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी इन पांचों सिविलाइजेशन के अंदर एक तरह का हुआ है। कैसे हुआ है कि आपके पास पहले हंटिंग गैदरिंग थी, तो हंटिंग गैदरिंग के अंदर क्या था? हंटिंग गैदरिंग के अंदर जो था आपके पास एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, या फिर एक आपके पास नॉन स्टेट एसोसिएशन जो है वो आपके पास बना हुआ था। अब आपके पास नॉन स्टेट एसोसिएशन या फिर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो था वो आपके पास बना हुआ था। फिर आपके पास क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ? आपके पास जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, जब रीजनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ तो एक सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो आपके पास बन गई। इस सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी ने फॉर्मुलेटिव पीरियड के अंदर इन सभी के अंदर जो है वो आपके पास क्या बनाया? इसके अंदर जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी बनानी स्टार्ट कर दी। ब्यूरोक्रेसी बनाने के साथ एक इमीडिएट सेंट्रलाइजेशन होने के साथ जो है अगेन आपके पास जो है वो
इन दी कन्क्वेस्ट पीरियड रेड्स वगैरह जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो आपके पास एक दूसरे सरदारों के ऊपर जो है वो रेड्स जो है वो डलवानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो आपके पास तीनों चीज़ें जो हैं वो सेम आई हैं यहाँ पे। जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो भी सेम आई है, हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर टू रीजनल डेवलपमेंट टू फॉर्मेटिव पीरियड टू कॉन्क्वेस्ट पीरियड। तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपके पास सेम है। आपके पास जो कॉजैलिटी फीचर्स हैं वो भी जो है वो आपके पास सेम है। कॉजैलिटी फीचर जो है वो फर्टाइल लैंड है, आइसोलेशन है, सबके अंदर सेम है। फिर उसके बाद आपके पास सोशो पोलिटिकल इंटीग्रेशन का जो आपके पास एक पैटर्न बनता है वो भी सेम है। तो जब आपके पास कोर फीचर सेम हो गए, कॉजैलिटी फीचर सेम हो गए, सोशो पोलिटिकल इंटीग्रेशन सेम हो गया, तब आप कह सकते हो कि आपके पास ये जो सिविलाइजेशंस हैं ये आपके पास एक लाइन में चली हैं। ये सारी सिविलाइजेशन, तब आप जाके कह सकोगे कि ये सारी सिविलाइजेशन जो हैं वो एक लाइन में चली हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे जो है वो लिख रखा है। तो कल्चरल कोर के अंदर हंटिंग गैदरिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर, एरा ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, फॉर्मेटिव पीरियड, कॉन्क्वेस्ट, सब के अंदर जो है वो आपको ये चीज़ें जो है वो मिलेंगी। कॉन्क्वेस्ट के पीरियड के अंदर इनके पास जो है वो वारफेयर के जो हथियार है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो हैं, जो टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो आपके पास सेम कोर फीचर्स हैं, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम कॉजैलिटी फीचर्स हैं, फर्टाइल लैंड है और दे आर सराउंडेड बाय हिंटरलैंड, आइसोलेशन है सबके अंदर। फिर आपके पास पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी सेम है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो पहले हंटिंग गैदरिंग थी, फिर सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी बन गई, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स बनने स्टार्ट हो गए, इफेक्टिव इकोनॉमिक लाइफ हो गई। फिर आपके पास रेट्स एक दूसरे के, बिकॉज सरप्लस जनरेट हुआ, तो सरप्लस को छीनने के लिए एक ट्राइब जो है वो दूसरी ट्राइब के ऊपर रेड करना स्टार्ट कर दिया, और एक एग्रीकल्चरल अथॉरिटी ने दूसरी एग्रीकल्चरल अथॉरिटी के ऊपर रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास जो पॉलिटिकल सोशल इंटीग्रेशन है वो भी जो है वो सेम लिख रही है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारी की सारी जो सिविलाइजेशंस हैं वो आपके पास एक लाइन में बनी हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास इसका क्रिटिसिज्म। भाई थ्योरी समझ में आ गई। तो इस थ्योरी के अंदर मैंने बहुत सोच समझ के जो है, जो आपके पास कीवर्ड्स हैं, जो लिखने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ इन स्लाइड्स के अंदर वो लिखने वाली चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ों को उतारा है। ठीक है, इससे ना आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जो है इससे कम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपके पास कुछ इंटरप्ले की बात की जाती है, इन्वायरमेंट और कल्चर के इंटरप्ले की बात की जाती है, तो आप इस कंटेंट को ले सकते हो, इस कंटेंट को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे जो है वो इसके मेथडोलॉजी के बारे में बात की जाती है, कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात की जाती है, अगेन आप इसी तरह से जो है वो चीज़ें लिख सकते हो। अगर आपके पास जो है वो पूरी की पूरी थ्योरी की बात की जाती है, जो जूलियन स्टीवर्ट की थ्योरी की बात की जाती है, तो आप जो है वो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ फिर से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो है वो कंटेंट उतना ही लिखा है जितना आपके लिए जो है वो ज़रूरी है, जितना आपके लिए आवश्यकता, जितनी आपको जो है वो नीड है। ठीक है, तो आपके पास क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म क्या है? सो ये दो क्रिटिसिज्म, दे आर द मेजर क्रिटिसिज्म, दे आर डन बाय रॉय रैपापोर्ट। रॉय रैपापोर्ट ने जो है ये क्रिटिसिज्म जो हैं वो इनके किए हैं। पहला क्रिटिसिज्म है, इट हैज़ नॉट कंसिडर्ड एनर्जी फैक्टर एज द इंटरनल और द इंटीग्रल ऑफ द कल्चरल इकोलॉजी। देखिए, इन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि टेक्नोलॉजी, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। टेक्नोलॉजी को जो है वो एनर्जी की एक्सट्रैक्शन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट अगर एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास जो है वो एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, MC स्केयर इम्पॉर्टेंट है अगर आपके पास, तो आपके पास जो है एनर्जी को आपको जो है वो कोर फीचर के अंदर रखना चाहिए था। कोर फीचर का मतलब क्या है? कोर फीचर का मतलब है जो आपकी सोसाइटी में, जो आपके कल्चरल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको जो है वो आप कोर फीचर बनाते हो। तो अगर एनर्जी इम्पॉर्टेंट है भैया, तो एनर्जी को कोर फीचर बनाओ, एनर्जी को कोर के अंदर रखो, एनर्जी को डिसिसिव बनाओ।
लेकिन डिसिसिव किसको बनाया गया है, टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। ठीक है, तो इट हैज़ नॉट कंसिडर्ड एनर्जी फैक्टर एज द इंटीग्रल ऑफ द कल्चरल इकोलॉजी। तो एनर्जी फैक्टर को बीच में नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल तो, टेक्नोलॉजी का गोल जो है वो तो आपके पास एनर्जी एक्सट्रैक्शन है। तो एनर्जी एक्सट्रैक्शन चाहे जैसा टेक्नोलॉजी जैसा मर्जी हो, हमारा जो मेन पर्पस है वो तो है एनर्जी कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इन एवरी कल्चर टेक्नोलॉजी इज द कोर फीचर। फॉर एग्जाम्पल सिम्बागा मरिंग के अंदर जो है वो आपके पास रिलीजन और आइडियोलॉजी जो है वो कोर फीचर होता है। सिम्बागा मरिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो पीरियोडिकली बहुत सारे पिग्स को लेते हो और उनको जो है वो स्लॉटर कर देते हो पीरियोडिकली। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा जो फीस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सिम्बागा मरिंग के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सिम्बागा ये जो ट्राइब है जिसके अंदर सिम्बागा मरिंग की जाती है, न्यू गिनी की ट्राइब है, वहाँ पे आप जो है वो पिग्स को रेगुलरली जो है वो आप रियर कर सकते हो। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर आप पिग्स को ज़्यादा रियर करोगे, ज़्यादा पिग्स आप जो है वो पैदा कर लोगे, तो आपके पास जो कल्चरल होम्योस्टेसिस है, ये शब्द यूज़ किया है रॉय रैपापोर्ट ने, कल्चरल होम्योस्टेसिस। कल्चरल होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि आप अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से सहयोग बना के रख रहे हो, आप अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो रह रहे हो। ठीक है, दिस इज़ नोन एज कल्चरल होम्योस्टेसिस। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि वहाँ पे वो पिग रियर कर सकते हैं, पिग जो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो रिलीजन है वो एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो ये कहता है कि जब पिग्स की पॉपुलेशन इतनी से बढ़ जाए तो पिग्स को जो है वो आप मारना, स्लॉटर करना जो है वो शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर फीचर है वो क्या है, जो आपके पास डिसिसिव फीचर है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो आपके पास रिलीजन बन गया, क्योंकि रिलीजन ने आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो एक लिमिटेशन जो है वो रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसिसिव फीचर है वो रिलीजन बन गया, वो आपकी आइडियोलॉजी बन गई। बहुत जगह के ऊपर रिलीजन जो है वो और आपकी आइडियोलॉजी जो है वो एक डिसिसिव फैक्टर का जो रोल है वो प्ले करती है। हमेशा जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो डिसिसिव फैक्टर नहीं होती, हमेशा टेक्नोलॉजी जो है वो कोर के अंदर नहीं होती, कोर के अंदर रिलीजन को भी रखना चाहिए। ठीक है, सो ये जो हैं वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म हैं जो कि रॉय रैपापोर्ट ने जो है वो किए थे। अब हम जो है वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच एज, या फिर एक्सप्लेन दी कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच। ठीक है, इट कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, आप सबको पता ही है किसकी है कल्चरल इकोलॉजी का अप्रोच, तो ज़्यादा क्यों लिखना है। ओके, सो इन द इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, दैट द कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच, जो आपके पास कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच है ये आपके पास किसने दी है, हु हैज़ गिवन द कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच, और आपके पास जो है वो किस वर्क के अंदर जो है वो कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच जो है वो लिखी गई है। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से शुरू करोगे। जूलियन एच स्टीवर्ट ने जो है वो कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो दी है, और द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज 1955, इसको लिखना है 1955, द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज के अंदर जो है वो कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच को जो है वो रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्रक्स लिखना है। ठीक है, तो क्रक्स इसका क्या है कि आपके पास, सॉरी दिस इज़ नॉट द क्रक्स, इसको नहीं लिखना, इसको छोड़ देना, ये है क्रक्स, सॉरी। दैट ही स्टेटेड दैट द इन्वायरमेंट एंड द कल्चर्स दे आर नॉट द सेपरेट स्फीयर्स, वो एक डायलैक्टिक इंटरप्ले के अंदर हैं। ठीक है, वो जो है वो आप क्रक्स लिखोगे। ठीक है, तो देन यू विल राइट द इन द बॉडी पार्ट, फर्स्टली यू विल राइट द क्रक्स, इसका जो है आप जो है वो क्रक्स लिखोगे। क्रक्स लिखने के बाद आप जो है इसकी मेथडोलॉजी, इनकी जो मेथडोलॉजी है उसको समझाओगे कि आपके पास जो है वो 4 फीचर्स हैं।
एक आपके पास कल्चरल इकोलॉजिस्ट के पास जो है वो 4 तरह का डेटा जो है वो आपको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो कौन कौन से 4 तरह का डेटा है? पहला जो है वो आपके पास कोर फीचर्स का डेटा है। कोर फीचर्स क्या होते हैं? अगर लिख सकते हो तो लिख दो, अगर नहीं आपके पास टाइम है या फिर स्पेस नहीं है तो रहने दो, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो कॉजलिटी का डेटा। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सोशो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का डेटा। फिर उसके बाद पैरेलल कल्चर्स का डेटा। इस तरह से अलग अलग डेटा जो है वो आपको कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एलिस्ट्रेशंस दो, एलिस्ट्रेशन, और इसको जो है देसी भाषा के अंदर हम कह देते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी दो। तो केस स्टडी के अंदर कोई भी 2-3 को आप लिख लो, चाइनीज़ को लिख लो, मेसोपोटामियन को लिख लो, पेरुवियन को लिख लो, ठीक है। पांचों के पांचों अगर याद हो रही हैं तो पांचों के मीज़ो अमेरिकन और आपके पास इजिप्शियन अगर याद रहती हैं तो पांचों को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो इनको लिखो और आपके पास जो फीचर्स मैंने बताए उनको टेबल बना के लिख लो। तो तीनों आपके पास फीचर जो हैं दे आर सेम, तीनों फीचर जो हैं वो आपको सेम मिलेंगे। फिर आप जो है वो इन चीज़ों को जो है वो लिख सकते हो कि आपके पास जो है इसका क्रिटिसिज्म क्या है। द क्रिटिसिज्म इट इज़ बाय द रॉय रैपापोर्ट। रॉय रैपापोर्ट ने 2 कौन कौन से क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म है एनर्जी फैक्टर का, एनर्जी फैक्टर का क्रिटिसिज्म है। दूसरा है आपके पास रिलीजन आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसको हम ये भी कहते हैं कि आपके पास जो है वो सिम्बागा मैरिंग जो है वो उसको सिम्बागा मैरिंग जैसे जो फिनोमेना है उसको जो है इन्होंने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यू कैन राइट दी कंक्लूजन। फिर जो है वो आप कंक्लूजन आराम से इनका जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो आप लिख सकते हो कि इन्होंने जो है वो रिवाइव किया है जो एवोल्यूशनिज़म है, कल्चरल एवोल्यूशनिज़म जो है वो इन्होंने रिवाइव किया है। जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज़म ने स्टार्ट किया बट एक मेथडोलॉजी प्रॉपर वो बना नहीं पाए, तो इनका काम जो है वो मेथडोलॉजी के रिगार्डिंग था। तो प्रॉपर एक मेथडोलॉजी जो है वो इन्होंने बनाई है। तो आप जो है वो इनके कंट्रीब्यूशन को लिखोगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप चीज़ों को यहाँ पे लिखोगे एंड देन यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ मार्क्स, ओके। सो यू शुड राइट द आंसर लिखिए और जो है वो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो भेज दीजिए, ठीक है। और यू शुड डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप। आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो है वो आप अपना जो आंसर है वो जो है वो लिख के भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस सेशन। आपको जो है वो चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।